नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। विवाह में देरी आज के युग में एक ऐसी समस्या बन गई है जिससे हर माता पिता या हर लड़का लड़की से जूझ रहा है। फिर लड़की चाहे कितनी भी गुणी क्यों ना हो और लड़का कितना कमाऊ क्यों ना हो, फिर भी उनकी शादियां जो है वो विलंब से या देरी से हो रही है। तो हम हमारे आने वाले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि शादियों में जो देरी हो रही है, विवाह में विलंब जो होता है, उसके पीछे का क्या कारण है और अगर कोई कारण है तो उसको दूर करने के क्या उपाय हैं जिसके कारण से आपका जो विवाह है वो टाइम पर हो। हम हमारे आने वाली वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि विवाह में जो देरी होती है उसके ज्योतिषी कारण क्या है, उसके व्यवहारिक कारण क्या है। आपके हस्तरेखा के थ्रू भी बताएंगे कि आपके हाथ में ऐसी कौन सी रेखाएं हैं जिसके कारण से आपका विवाह विलंब होता है, विवाह देरी से होती है। इन सभी चीज़ों पे बताने के साथ साथ और इनको किस प्रकार से हल किया जा सकता है, इन दोषों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज जो हम बात करेंगे वो सिर्फ ज्योतिषी कारण पे करेंगे कि ज्योतिष में, या कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं या ऐसे कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिनकी वजह से विवाह में देरी होती है, विवाह में विलंब होता है। तो इससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि विवाह में जो विलंब करवाते हैं या विवाह में जो जल्दी करवाते हैं या टाइम से करवाते हैं, ऐसे कौन से ग्रह, यानी तो विवाह के लिए जो ग्रह जिम्मेदार है वो है 5 ग्रह। कौन कौन से ग्रह हैं? एक तो है बृहस्पति, सूर्य, मंगल, चंद्रमा और शुक्र। फिर से सुनिए, मैं फिर से आपको ग्रह के नाम बता रहा हूँ। क्या हुआ? एक तो सूर्य हुआ, चंद्रमा, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। ये जो 5 ग्रह हैं, ये 5 ग्रह जिम्मेदार होते हैं किसी भी इंसान की शादी को देरी से करवाने में या जल्दी करवाने में या टाइम से करवाने में। अब ये हम तो बात कर रहे हैं विवाह में देरी की, तो विवाह में देरी कब कर पाते हैं ये 5 ग्रह, वो जान लेते हैं। तो जब भी ये 5 ग्रह अशुभ होंगे या कमज़ोर होंगे, कुंडली में ये 5 ग्रह जब भी कमज़ोर होंगे या अशुभ होंगे तो विवाह में वो देरी को दर्शाते हैं। यानी कि जब भी विवाह अगर आपका देरी से हो रहा है, इसका मतलब इन 5 ग्रहों में से कोई सा भी ग्रह या 5 ग्रह कमज़ोर स्थिति में है आपकी कुंडली में, तभी जाके, या अशुभ स्थिति में तभी जाके आपका विवाह में देरी हो रही है। चलिए, हमने ये तो पता कर लिया कि विवाह में देरी हो रही है, इसका ये कारण है। लेकिन ये ग्रह जो है वो कैसे पता करें कि ये अशुभ है या कमज़ोर है, किस प्रकार से पता करें? तो देखिए, मैं इसका सिंपल सा मेथड बताता हूँ कि जब भी कोई ग्रह, वैसे तो हम 5 ग्रह की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो सभी ग्रहों के बारे में बता रहा हूँ कि जब भी कोई ग्रह अपनी नीच राशि में हो, कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में हो या अपने शत्रु की राशि में बैठा हो या फिर वो ग्रह अस्त हो गया हो, ऐसी स्थिति में, या फिर कह सकते हैं कि ये जो ग्रह हैं वो किसी क्रूर ग्रह से देखा जा रहा हो, ऐसी स्थिति में कोई भी ग्रह जो है वो अशुभ हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो चलिए, हमने ये भी जान लिया कि कैसे ग्रह को पता करेंगे कि वो कमज़ोर क्यों हो रहा है। तो चलिए, मैंने आपको ये बता दिया कि ग्रह कमज़ोर कब होता है, उसको किस प्रकार से जान सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे मैंने एक शब्द उसमें यूज़ किया था कि कोई ग्रह अगर अपनी नीच राशि में है, तो हमको ये तो पता होना चाहिए कि कौन से ग्रह की कौन सी राशि नीच राशि होती है। तो चलिए, मैं आपको चार्ट के थ्रू बताता हूँ कि कौन से ग्रह की कौन सी नीच राशि होती है। देखिए, सबसे पहले उस ग्रह जो लिखा है वो सूर्य लिखा है। सूर्य किस राशि में नीच का होता है ये हमको जानना है। तो सूर्य हमेशा तुला राशि में, देखिए यहाँ पे लिखा है 7, यानी सूर्य के साथ अगर 7 अंक लिखा है, 7 संख्या लिखी है, इसका मतलब वो सूर्य अपनी नीच राशि में हुआ। ठीक है। फिर हम बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में नीच का होता है। इसका मतलब जहाँ पर 8 लिखा है, अगर सूर्य लिखा है और वहाँ पर 8 नंबर भी लिखा है, इसका मतलब आपका चंद्रमा जो है वो नीच राशि में है। फिर हम बात करते हैं मंगल की। तो मंगल का वह कर्क राशि में नीच का होता है। इसका मतलब अगर मंगल ग्रह जहाँ पर भी लिखा है, अगर वहाँ पे 4 अंक डला है तो मतलब वो ग्रह जो है वो नीच का हुआ। ठीक है। फिर हम बात करते हैं गुरु की, यानी कि बृहस्पति की। बृहस्पति मकर राशि में नीच का होता है, यानी कि बृहस्पति जहाँ पर लिखा है, अगर वहाँ पे 10 अंक लिखा है, इसका मतलब वो नीच का हुआ। फिर हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र किस पे होता है? कन्या राशि पे जो होता है वो नीच का होता है। इसका मतलब अगर शुक्र जहाँ पर लिखा है और 6 अंक अगर वहाँ पर डला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो शुक्र जो है आपका कमज़ोर हुआ, अशुभ हुआ। ठीक है। इस तरह से हमने पता कर लिया कि कौन सी ग्रह की कौन सी नीच राशि है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से ग्रह का कौन शत्रु ग्रह है, क्योंकि हमने शत्रु ग्रह के बारे में बात करी कि कोई ग्रह अपनी शत्रु की राशि में हो तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से ग्रह का कौन सा शत्रु है, कौन सा ग्रह शत्रु है। तो देखिए, यहाँ पे आपको पहला दिख रहा होगा सूर्य। सूर्य के शत्रु ग्रह कौन कौन सी, ये देख लीजिए पहले। एक तो शनि है, एक शुक्र है,
और एक राहु है। ये 3 ग्रह इनके शत्रु ग्रह हैं, ठीक है, सूर्य के। फिर हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा किस किसका है? राहु और केतु इसके कौन से ग्रह हुए? अशुभ ग्रह के, उसके शत्रु ग्रह हुए। फिर हम बात करते हैं मंगल की। तो मंगल की कौन कौन से ग्रह हुए? बुध और राहु, ये इनके शत्रु ग्रह हैं। फिर हम बात करते हैं गुरु की। गुरु यानी बृहस्पति। बृहस्पति के कौन कौन से? एक तो बुध और एक शुक्र, ये ग्रह जो है उनके शत्रु ग्रह हैं। साथ ही हम बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र के कौन कौन से हैं? एक तो सूर्य और एक चंद्र, ये इनके शत्रु ग्रह हैं। लेकिन हमको शत्रु ग्रह नहीं देखना, हमको ये देखना कि अगर कोई ग्रह अपनी शत्रु की राशि में हो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी राशि, कौन सा ग्रह की कौन सी राशि है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे शनि है तो शनि कौन कौन सी राशि का स्वामी है, इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। तो अब मैं आपको वो चार्ट बताता हूँ जिसमें ये पता चलेगा आपको कि कौन सी राशि का कौन सा ग्रह जो है उसका स्वामी ग्रह है। तब हमको पता चलेगा कि सूर्य कौन कौन सी राशि में अशुभ होता है, ठीक है। अभी तो मैंने बता दिया कि नीच राशि जब होती है सूर्य की तब वो अशुभ या कमज़ोर होता है। लेकिन दूसरा मैंने रीज़न क्या बताया था कि जब कोई ग्रह अपने शत्रु की राशि में हो। तो देखो सूर्य जहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ मैंने देखो सूर्य लिखा है और सूर्य के सामने शत्रु कौन कौन से लिखे? शनि, शुक्र, राहु। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि इन लोगों की राशि कौन सी है, तभी तो आप पता करोगे कि हमारा जो सूर्य है वो शत्रु के घर में बैठा हुआ है। तो अब मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए इस चार्ट से आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखी सब राशियाँ, देखिए इधर यहाँ पे देख रहे हैं ये कोने में, ये 1 लिखा है यानी मंगल। तो एक राशि अगर है नंबर 1 लिखा है तो उसका स्वामी कौन सा हुआ? मंगल हुआ। 2 लिखा है तो शुक्र हुआ। 3 लिखा तो बुध हुआ, इस प्रकार से। तो मान लीजिए मैंने अभी क्या बताया कि कौन से ग्रह, कोई ग्रह अगर अपनी शत्रु की राशि में, तो मैंने अभी सूर्य के बारे में बात करी थी। जैसे मैंने लिख दिया सूर्य। सूर्य के कौन कौन से ग्रह जो होते हैं वो शत्रु होते हैं, तो मैंने क्या सूर्य के क्या बताया? एक तो शनि बताया। अब शनि कैसे पता करेंगे कि सूर्य के साथ शनि है या सूर्य अपने शत्रु की राशि में बैठा है? तो यहाँ देखिए कि शनि कहाँ लिखा है। देखिए शनि यहाँ पे लिखा है 10वीं और 11वीं राशि पे शनि लिखा है, ठीक है, 10वीं या 11वीं। तो अगर यहाँ पे ये जो पहला घर है ये वाला, इस पे अगर या तो 10 लिखा हो या फिर 11 लिखा हो, दोनों स्थिति में सूर्य अपने शत्रु की राशि में हुआ, ये मतलब हुआ इसका। सूर्य अपनी शत्रु की राशि में, सूर्य जरूरी नहीं कि यहीं पे हो सकता है कि सूर्य यहाँ पर बैठा हो। अगर यहाँ पर भी 10 लिखा होगा या फिर 11 लिखा होगा, इन दोनों स्थिति में सूर्य अपनी शत्रु की राशि में हुआ, इसलिए सूर्य कमज़ोर या अशुभ हुआ। क्लियर हुआ क्या? हमने बता दिया कि किस तरह से पता करते हैं कि आपका जो ग्रह है वो अपनी शत्रु की राशि में बैठा है, ये कैसा पता करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका ग्रह है उसके शत्रु ग्रह कौन कौन से हैं। तो हमने सूर्य का पता किया कि सूर्य जो है, सूर्य का जो शत्रु है वो शनि है। तो अब शनि की राशि देख लेंगे हम कि शनि की कौन कौन सी राशि है। शनि की 2 राशि हैं, एक तो 10 और एक 11। तो अगर सूर्य के साथ, सूर्य कहीं भी लिखा हो, 12 भाव में से कहीं भी लिखा हो, अगर वहाँ पे 10 या 11 का नंबर लिखा है, इसका मतलब सूर्य अपनी शत्रु राशि में है। इस तरह से हम पता करते हैं। चलिए फिर मैंने अगला जो रीज़न बताया था वो ये बताया था कि कोई ग्रह अगर अस्त हो गया है तो भी वो अशुभ या फिर कह सकते हैं कमज़ोर हो जाता है। तो अब ये पता कर लेते हैं कि कौन सा ग्रह कब अस्त हो जाता है। और पहले आपको ये बता देता हूँ कि हर ग्रह जो होता है वो सूर्य से ही अस्त होता है और राहु और केतु अस्त नहीं होते हैं, ठीक है। कोई भी ग्रह सूर्य से ही अस्त होता है और राहु और केतु अशुभ नहीं होते हैं। इसका मतलब बाकी के जो 6 ग्रह बचे हैं वो ही अस्त होते हैं, वो भी किससे अस्त होते हैं? सूर्य से। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पर, कितने अंश पर वो अस्त हो जाता है जब सूर्य के समीप आता है। तो देखिए अगर चंद्र ग्रह की बात करें तो चंद्र ग्रह आप कुंडली में जब देखेंगे तो वहाँ पे उनकी डिग्री अभी लिखी रहती है। तो चंद्र ग्रह के साथ में अगर 12 डिग्री लिखी है या 12 डिग्री से कुछ भी कम लिखा है, 11 लिखा है, 10 लिखा है, 9, 8, 6 कुछ भी, तो अगर 12 डिग्री से कम, 12 या 12 डिग्री से कम अगर लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो चंद्रमा है वो अस्त हो चुका है। अस्त होने का मतलब ये है कि उसमें कोई भी ताकत अब नहीं बची है, वो कमज़ोर हो चुका है, ये मतलब होता है इसका। फिर मंगल की बात करते हैं। अगर मंगल जहाँ पर लिखा है उस जगह पे अगर 7 लिखा है या 7 से कम लिखा है, या तो 7 लिखा होगा या 7 से कोई भी छोटा नंबर लिखा होगा, 0 से लगा के कुछ भी, तो वो क्या होगा? वो कमज़ोर हो जाएगा, अस्त, क्योंकि वो अस्त हो जाएगा तो वो कमज़ोर हो जाएगा, मतलब उसमें ताकत ही नहीं बचेगी, ठीक है। अगली बात करते हैं बृहस्पति की यानी गुरु की। अगर गुरु के पास, गुरु 11 डिग्री के ऊपर अस्त हो जाता है, यानी 11 डिग्री और 11 डिग्री से कम अगर है तो इसका मतलब वहाँ पे बृहस्पति क्या हुआ? अस्त हुआ। अस्त हुआ मतलब कमज़ोर हो गया। चलिए हम बात कर लेते हैं शुक्र की।
शुक्र अगर 9 डिग्री पे है या 9 डिग्री से कम है तो वो अस्त कहलाता है। अस्त कहलाता है यानी कि कमज़ोर हो जाता है। तो मैंने अभी आपको बता दिया, वैसे मैंने आपको क्या बताया कि 5 ग्रह जिम्मेदार होते हैं विवाह के लिए, लेकिन 5वां ग्रह तो इसमें सूर्य खुद है, तो सूर्य से तो किसी से अस्त होता नहीं है। तो बाकी के जो 4 ग्रह बचे हैं, अगर वो अस्त हैं या उनमें से कोई ग्रह अस्त है तो क्या होता है, तो भी विवाह में देरी को दर्शाता है, ठीक है, क्योंकि वो कमज़ोर हो जाता है। तो मैंने अभी आपको 3 रीज़न बता दिए। एक तो बताया कि अगर कोई ग्रह अपनी नीच राशि में होता है, कब होता है वो कैसे पता करते हैं वो मैंने बता दिया। फिर शत्रु राशि में अगर है तो भी मैंने आपको बता दिया। फिर अस्त अगर कोई ग्रह है तो भी मैंने बता दिया कि किस तरह से कोई ग्रह अस्त होता है। चलिए अगला आपको एक रीज़न बताता हूँ। अगर सप्तमेश, जो आपका सप्तमेश है, सप्तमेश मतलब 7वें भाव का मालिक, उसको हम बोलते हैं सप्तमेश। अगर सप्तमेश कमज़ोर है या सप्तमेश जो है वो बुरे ग्रहों से देखा जा रहा है, सप्तमेश जो है वो कमज़ोर है, तो भी विवाह में देरी को दर्शाता है। चलिए मैं इस चार्ट के थ्रू आपको सप्तमेश की कहानी समझाता हूँ कि किस प्रकार सप्तमेश को देखा जाता है और वो किस प्रकार से कमज़ोर होता है। तो देखिए ये लिखा है यहाँ पे 7वां भाव, ठीक है। इस 7वें भाव में जो भी नंबर डला होगा, सपोज करो 7वें भाव में 5 नंबर डला है, ठीक है, हर भाव में कोई ना कोई एक नंबर होगा। तो मान लीजिए सप्तम भाव में 5 नंबर लिखा है। अब हमको ये पता करना पड़ेगा कि 5वां नंबर किस राशि का होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इधर इस साइड आपको देखेंगे तो 5वें नंबर पे आपको मिलेगा सिंह। 5वें नंबर पे क्या मिला आपको, सिंह। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि सिंह राशि का स्वामी कौन सा है। तो स्वामी देखेंगे बगल में, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है 5वीं राशि, और 5वीं राशि का स्वामी कौन हुआ, सूर्य, ठीक है। 5वीं राशि का स्वामी कौन हुआ, सूर्य। पहले हम नंबर देखेंगे, नंबर से हम राशि का पता करेंगे, राशि से उसके स्वामी का पता करेंगे। तो हमने 5वीं राशि पे देखा कि क्या लिखा है, सूर्य। इसका मतलब सप्तमेश क्या हुआ, सूर्य। सप्तमेश का मतलब सप्तम भाव का ईश, सप्तम भाव का मालिक। सप्तम भाव का मालिक क्या हुआ, सूर्य। अब सूर्य को देखेंगे कि सूर्य जो है वो कहाँ पर बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है, किसी स्थिति में बैठा हुआ है, क्या वो कमज़ोर तो नहीं है, इस प्रकार से उसको देखें। सपोज़ करो जो सूर्य है वो बैठा है 10वें भाव में, ये सूर्य है और 10वें भाव में बैठा है। अगर 10वें भाव जहाँ पर वो बैठा है, 10वें भाव में अगर मान लीजिए 10 लिखा है या फिर 11 लिखा है, इन दोनों में से कुछ भी लिखा है, तो वो क्या हुआ कि वो कमज़ोर हो गया, अशुभ हो गया। या फिर सूर्य लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है सूर्य, इस जगह पे अगर 10 लिखा है या फिर 11 लिखा है, तो इसका मतलब ये कि जो आपका सूर्य है वो कमज़ोर हो गया है, अशुभ हो गया है, इस कारण से विवाह में देरी हो रही है। मान लीजिए सप्तम भाव पे लिखा है 8, सप्तम भाव पे क्या लिखा है, 8, तो आपको 8वें नंबर का देखना पड़ेगा कि 8वें नंबर की राशि कौन सी होती है। तो हम यहाँ देखेंगे 8वें नंबर की राशि कौन सी है, वृश्चिक, ठीक है। 8वें नंबर की राशि कौन सी है, वृश्चिक। अब हम देखेंगे वृश्चिक राशि का स्वामी कौन सा है, यानी 8वें नंबर का स्वामी कौन सा है। तो हम यहाँ जाएंगे, 8वें नंबर पे क्या लिखा है, मंगल, यानी कि वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो कौन है, मंगल। इसका मतलब मंगल क्या हुआ, आपका सप्तमेश हुआ या सप्तम भाव का मालिक हुआ। अब सपोज करिए कि मंगल लिखा है यहाँ पर, ये मंगल लिखा है। अब मंगल किस राशि में नीच का होता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वहाँ से आप देख सकते हो कि मंगल कौन सी राशि में नीच का होता है। तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि अगर सप्तमेश कमज़ोर है तो भी विवाह में देरी को शो करता है। चलिए अब लास्ट कारण आपको बताता हूँ कि अगर आपकी कुंडली एक मांगलिक कुंडली है तो भी आपका विवाह देरी से होता है। अब कैसे पता करते हैं कि कोई कुंडली मांगलिक है या नहीं है, इसके मैंने पिछले बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप उसमें से कोई सा भी वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने मंगल के बारे में बहुत सारी चर्चा करी है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि आप मांगलिक हैं या नहीं। अगर आपकी कुंडली मांगलिक दोष से युक्त है तो भी आपके विवाह में देरी को शो करती है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सारे ज्योतिषी कारण जो होते हैं, जो मोटे मोटे दोषी जो ज्योतिषी कारण होते हैं, वो मोटे मोटे मतलब खास जो कारण होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। ऐसे और भी बहुत सारे कारण होते हैं कि कौन सा ग्रह कब देखते हैं, किस दृष्टि से देखा जाता है, तब वो इस प्रकार से होता है। ऐसे बहुत सारे और भी कारण हैं, लेकिन अभी मैंने जो खास कारण थे या जो इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर देखे जाते हैं, वो रीज़न मैंने आपको बता दिए। अब हम हमारे अगली वीडियो में ये जो रीज़न मैंने अभी बताए हैं, इनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, कौन से उपाय करके इसको ख़त्म किया जा सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप वो सब चीज़ जानना चाहते हैं तो हमारा अगला वीडियो आप जरूर देखिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप ये खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय।